गुड इवनिंग स्टूडेंट, सिविल इंजीनियरिंग JN क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सोइल की मैराथन क्लास पार्ट फर्स्ट जो होती है वो कल हुई थी और आज हम सोइल की मैराथन क्लास पार्ट 2 को जो होता है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से हम शुरुआत करेंगे वो होगा हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास देखा जाए तो पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन होगा वो हमारे पास हो जाएगा बोल्डर्स, कोबल्स, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले और कोलाइडल पार्टिकल जो होगा वो होगा। बोल्डर्स में जो होगा साइज हमारे पास ग्रेटर देन 300 mm हो जाएगी, कोबल्स में 80 से 300 mm, ग्रेवल में 4.75 से 75 माइक्रोन से 4.75 mm जो होगी वो होगी। 1 माइक्रोन जो होगा वो हमारे पास 10⁻³ mm के जो होगा वो बराबर होगा। इस तरह से हमको ये साइज जो होती है वो क्या होती है इसमें याद रखनी है। जनरली सिल्ट और क्ले की साइज जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि 0.2 और 0.002 जो होता है वो कहते हैं जनरली जो होता है वो कहते लोग पूछते हैं, तो इस वजह से जो होता है वो कहते हमें ये साइज जो होती है वो ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे पास 0.0002 जो होगा वो आ जाएगा। 0.002 से 0.0002 जो होगा वो हमारे पास क्ले की साइज जो होगी वो वेरी करेगी। कोलाइडल की साइज जो होगी वो लेस देन 0.0002 mm जो होगी वो होगी। तो ये हमारा पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होगा। सेकंड होगा यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन में हमारे पास USCS करके भी जो होता है वो पूछ सकता है, तो इसकी फुल फॉर्म जो होगी यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होगी वो हो जाएगी। अब ये हम करेंगे कैसे, सबसे पहले 75 माइक्रोन की MM की सीव से जो होता है वो कहते हैं सॉइल को हम छानेंगे। यहाँ पर जो होगा जितनी भी सॉइल जो होगी वो 75 माइक्रोन की सीव पर जो होगी वो रिटेन होगी। जितनी भी अगर 50% से ज़्यादा सॉइल अगर रिटेन होती है तो वो क्या कहलाएगी कोर्स ग्रेन सॉइल, और 50% से ज़्यादा सॉइल अगर पास होती है तो वो कहलाती है फाइन ग्रेन सॉइल। अब जो कोर्स ग्रेन सॉइल जो हमारे पास 50% रिटेन हुई है, कोर्स ग्रेन सॉइल को जो होता है वो कहता है 2 भागों में जो होता है। अब कोर्स ग्रेन सॉइल को वापस 4.75 mm की सीव से जो होगा वो क्या होगा पास किया जाएगा। 4.75 mm की सीव से जो होता है वो पास करने पर 4.75 mm की सीव से पास करने पर अगर 50% से ज़्यादा मटेरियल अगर आपका रिटेन है तो वो हमारे पास कहलाएगी ग्रेवल, और 50% से लेस मटेरियल अगर आपका रिटेन है तो वो हमारे पास कहलाएगी सैंड। फिर नेक्स्ट इधर अगर हम देखें तो यहाँ पर फाइन ग्रेन लेस देन 50% जो होता है वो क्या होता है हमारे पास रहा। तो यहाँ पे फाइन ग्रेन का क्लासिफिकेशन जो होगा वो लिक्विड लिमिट के अकॉर्डिंग होगा। तो लिक्विड लिमिट अगर लेस देन 50% है तो वो कहलाएगी लो कंप्रेसिबल सॉइल, और अगर लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50% है तो वो कहलाएगी हाई कंप्रेसिबल सॉइल। इस तरह से हमारे पास जो होगा वो लिक्विड लिमिट फाइन ग्रेन का जो क्लासिफिकेशन होगा वो लिक्विड लिमिट के अकॉर्डिंग होगा, और कोर्स ग्रेन का क्लासिफिकेशन जो होगा 4.75 mm की सीव से पास करने पर अगर 50% से ज़्यादा मटेरियल अगर 4.75 mm की सीव पर रुके हैं तो वो ग्रेवल हो जाएगा, और अगर लेस देन रुके हैं तो वो क्या हो जाएगा आपके पास सैंड जो होगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से 2 टाइप के क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पे डिस्कस करें, एक तो पार्टिकल साइज और एक यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होगा वो होगा। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम को आगे और हम डिस्कस करते हैं। अब एक बार इतना कर लीजिए। नेक्स्ट जो होता है वो कहता है अगर हम देखें हमने अभी डिस्कस किया है कि भाई यहाँ पर यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होगा उसमें 50% से लेस या 50% से मोर, तो 50% से लेस होगी वो क्या कहलाएगी आपकी लो कंप्रेसिबल सॉइल, और 50% से ज़्यादा होने पर आपकी जो होती है वो हाई कंप्रेसिबल सॉइल जो होगी वो कहलाएगी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ऐसा ग्राफ के रूप में फॉर्म करते हैं तो ये हमारे पास लिक्विड लिमिट है और ये हमारे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। तो लिक्विड लिमिट जो होगी वो क्या होगी एक्स एक्सिस पे है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है वो आपका वाई एक्सिस पे है। तो 50% से लेस वाली जो सॉइल होगी वो हमारे पास क्या है लो कंप्रेसिबल सॉइल जो होती है वो कहलाती है। 50% से लेस वाली सॉइल लो कंप्रेसिबल सॉइल जो होगी वो कहलाएगी, जबकि 50% से हाई वाली सॉइल जो होगी वो क्या कहलाएगी हाई कंप्रेसिबल सॉइल कहलाएगी। अब जब भी हम सॉइल का क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्या देखते हैं तो किसको किससे डिनोट जो होता है वो किया जाता है, वो अगर हम देखें तो ग्रेवल जो होगा वो M, सैंड S, सिल्ट M, क्ले को C से, वेल ग्रेडेड को W से, पुअरली ग्रेडेड को P से, ऑर्गेनिक को O से डिनोट किया जाता है। ये क्वेश्चन जो होता है पूछा जा चुका है कि सिल्ट को जो होता है वो किससे डिनोट किया जाता है, तो सिल्ट को हमें ध्यान रखना है कि M से जो होता है वो कहते हैं डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद जो होता है USCS में जो होता है ये भी पूछ सकता है कि यह मेथड जो होता है वो कहते हैं किसने जो होता है डिराइव किया था, तो ये कैसा ग्रांडे ने जो होता है वो कहते हैं कैसे ग्रांडे जो होता है वो कहते हैं इनको माना जाता है कैसा ग्रांडे जो होता है वह जो होगा वो होगा, और ये ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन पर जो होता है वो बेस होता है।
यह मेथड जो होता है वो आपका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड जो होगा वो होगा। तो ये कैसा ग्रांडे वाला जो होता है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। अब इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, अब इसको भी जो होता है वो कैसे पूछा जा सकता है, ISCS इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम के तौर पर जो होता है वो कहते पूछा जा सकता है। अब इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में हमें बस इतना ध्यान रखना है कि आपके पास सोइल का क्लासिफिकेशन जैसा वैसा ही होगा जैसा यूनिफाइड सोइल क्लासिफिकेशन में होता है, बट इसमें जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा, सोइल को 2 भागों में नहीं जबकि 3 भागों में जो होता है वो कहते क्लासिफाइड किया जाएगा फाइन ग्रेन सोइल को। फाइन ग्रेन सोइल का यदि हम देखें तो लिक्विड लिमिट अगर लेस देन 35 है तो वो हमारे पास लो कंप्रेसिबल सोइल कहलाएगी, 35 से 50 के बीच में मीडियम कंप्रेसिबल सोइल कहलाएगी, और लिक्विड लिमिट यदि ग्रेटर देन 50 है तो वो हमारे पास हाई कंप्रेसिबल सोइल जो होगी वो कहलाएगी। तो यूनिफाइड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम और इंडियन स्टैंडर्ड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में सिर्फ डिफरेंस जो होगा वो इतना होगा कि उसमें सोइल को जो होगा वो क्या होगा, 2 पार्ट्स में जो होगा वो क्या होगा, डिवाइड किया जाएगा, जबकि इसमें सोइल को जो होगा वो क्या होगा, आपके टोटल 3 पार्ट्स में जो होगा वो डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ क्लासिफिकेशन सिस्टम आता है टेक्सचरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। टेक्सचरल क्लासिफिकेशन में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यह जो होता है वो सिर्फ कोर्स ग्रेन सोइल के लिए किया जाता है। टेक्सचर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है वो सिर्फ कोर्स ग्रेन सोइल के लिए किया जाता है, और ये किस पर बेस होता है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पर जो होता है वो बेस होता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि यूनिफाइड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, पूरा 75 माइक्रोन, फिर उसके बाद 4.75 पर कितना रुका वो कोर्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा, लिक्विड लिमिट का जो होगा वो फाइन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में देखें तो इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन में 3 टाइप में डिवाइड होगा, जबकि यूनिफाइड सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो होता है वो फाइन ग्रेन सोइल को 2 भागों में जो होता है वो डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद टेक्सचरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, टेक्सचरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होगा वो क्या होगा, किसके लिए हो जाएगा, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड होगा, और वह कोर्स ग्रेन सोइल के लिए जो होता है वो किया जाता है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होगा वो हो जाएगा, जिसको आस्थो सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है वो बोला जाता है। कई बार इसको हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है वो भी कहा जाता है। कि फुल फॉर्म जो होती है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल जो होगी वो होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होगा वो क्या होगा, इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो होता है वो कहता है क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया जा रहा है। तो इसमें क्लासिफिकेशन जो होगा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर जो होता है वो कहते किया जाता है। इसमें सोइल को A1 से A7 मतलब 7 ग्रुप में जो होता है वो डिवाइड किया जाता है, A1 से लेके A। अब इसमें जो होता है वो कहता है हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपके पास ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है, जैसे A1 से आप A2 पे आए, A2 से A3 पे गए, A3 से A4 पे आते हो, तो इस तरह से जो होती है वो कहते हैं ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो आपकी सोइल जो होती है वो वीक होती जाती है। सोइल जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती, सोइल जो होती है वो क्या होती है, वीक जो होती है वो होती चली जाती है। फिर उसके बाद ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला आपके पास ये होता है 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD जो होगा वो होगा। ए का मतलब ये होगा कि जब आपने 75 माइक्रोन की सीव से सोइल सैंपल को जो होता है वो कहते हैं सीविंग की है, तो उस समय जो होता है वो कहता है पार्टिकल, उसके जो पासिंग पार्टिकल है वो क्या शुड नॉट बी ग्रेटर देन ऑफ 35% है। इसमें पासिंग -15 शुड नॉट बी ग्रेटर देन ऑफ 15%। यहाँ पर आपके पास लिक्विड लिमिट जो होती है वो कहती है 40% से ज़्यादा जो होती है वो कहती नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर आपके पास प्लास्टिक इंडेक्स जो होता है वो कहते हैं 10% से ज़्यादा जो होता है वो नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास जो होगा वो टोटल ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला जो होगा वो होगा, जो कि हमें याद करना है। इसमें सोइल को जो होगा A1 से A7 के ग्रुप में बांटा जाएगा। हमको ये याद करना है कि भाई इसमें क्लासिफिकेशन जो होगा किसके बेस पे किया है, भले आप कोई सा भी क्लासिफिकेशन कर रहे हो, आपको बेसिक जो होता है वो याद करना है कि वो क्लासिफिकेशन जो होता है वो किसके बेस पर किया जा रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। और यहाँ पर आपको ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला जो होगा वो याद रखना पड़ेगा। इस तरह से हमारे पास 4 सोइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होता है वो हमने कंप्लीट किए हैं। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, आप इतना कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट जो होगा वो हम देखेंगे कंसिस्टेंसी जो होती है वो क्या होती है। कंसिस्टेंसी बेसिकली जो होती है वो क्या होती है, हम कंसिस्टेंसी में सिंक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट जो होता है वो कहता डिस्कस करते हैं। तो ये वाला ग्राफ जो होता है वो कहता हमें याद रखना होता है, क्योंकि इसमें से जो होता है वो जनरली आपके क्वेश्चन जो होगा वो पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ग्राफ जो होता है वो कहता है ये बनाया है कि एक तरफ हमने वॉल्यूम है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास वाटर कंटेंट है।
अगर हम देखें यहाँ पे देखिए सॉलिड, सेमी सॉलिड, प्लास्टिक और लिक्विड स्टेज जो होता है वो लिखा हुआ। अब क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, कैसे बनेगा, हमसे पूछेगा कि प्लास्टिक और लिक्विड के बीच की बाउंड्री जो होती है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आपकी लिक्विड लिमिट। इसी तरह से सेमी सॉलिड और प्लास्टिक के बीच की बाउंड्री जो होगी वो क्या कहलाएगी, आपके पास प्लास्टिक लिमिट जो होगी वो कहलाएगी। इस तरह से इसमें क्वेश्चन जो होता है वो पुट किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम देखें लिक्विड लिमिट, तो लिक्विड लिमिट को दो मेथड से जो होता है फाइंड किया जाता है। एक तो होता है आपका कैसाग्रांडे मेथड और एक होता है कॉन पेनिट्रेशन मेथड जो होगा वो होगा। कैसाग्रांडे मेथड की जो होता है वो कहते हैं, यदि हम बात कर रहे हैं तो कैसाग्रांडे मेथड अभी हमने सभी ने जो होता है वो कहते हैं उस मेथड को जो होता है लैब में परफॉर्म किया है। तो उसमें दो टाइप के ग्रुप्स जो होते हैं वो कहते हैं काम में लिए जाते हैं। एक तो कैसाग्रांडे नाइफ होता है और एक ASTM टूल होता है, जिसमें हम सॉइल को, जो सॉइल के पार्टिकल को, सॉइल का सैंपल जो होता है उसको बीच में से जो होता है वो कहते हैं ग्रूव कट करते हैं और जनरली जो होता है वो कहते हैं 25 ब्लोस पर जो होता है वो कहते हैं उसको हम नोट करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो होता है वो कहते हैं यहाँ से बनने वाला है कि भाई नंबर ऑफ ब्लोस जो होते हैं वो लिक्विड लिमिट में कितने होते हैं, 25 नंबर ऑफ ब्लोस जो होंगे वो होंगे। अब कैसाग्रांडे टूल जो होगा वो होगा, तो कैसाग्रांडे में जो ग्रूव की साइज जो होगी बॉटम 2 mm विड्थ, डेप्थ जो होगी वो 8 mm और टॉप जो होगा वो आपके पास 11 mm होगा। इसी तरह से ASTM का भी जो होता है वो अलग है। अब इसमें जो होता है वो कहते हैं एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब आपके पास, जब हम उसको जो होता है वो कहते हैं रोटेट करते हैं तो वो रबड़ बेस जो होता है वो क्या होता है, अगर हार्ड रबड़ बेस पर जो होता है वो कहता है वो टकराता है तो वहां पर जो होता है वो कहता है आपकी लिक्विड लिमिट लेस जो होगी वो होगी। ठीक है, अब यहाँ से जो होता है वो हम फ्लो इंडेक्स को डिटरमाइन करते हैं। फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाता है W1 - W2 log 10 N2/N1। ये फॉर्मूला जो होता है वो हमें याद करना है, W1 - W2 log 10 N2/N1। W1 और W2 जो है वो हमारे पास वाटर कंटेंट है और N1 जो N2 जो है नंबर ऑफ ब्लोस जो होंगे वो जनरली हो जाएंगे। तो इस तरह से जो होगा वो लिक्विड लिमिट को दो मेथड से फाइंड किया जाता है। कैसाग्रांडे मेथड में हमको 25 नंबर ऑफ ब्लोस जो होता है वो ध्यान रखना है, टूल की साइज शेप जो होता है वो ध्यान रखना है और उससे हम क्या चीज़ जो होती है वो फाइंड करते हैं। फ्लो इंडेक्स जो होता है वो जनरली निकालते हैं। तो फ्लो इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा W1 - W2 log 10 N2/N1 जो होगा वो हो जाएगा। ये आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम कौन पेनिट्रेशन मेथड को जो होता है वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। फर्स्ट जो होगा वो हमने क्या पढ़ा, कोर कटर। फर्स्ट जो होगा वो सॉरी हमने जो होता है वो कहता पढ़ा कैसाग्रांडे मेथड। सेकंड जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, कोन पेनिट्रेशन मेथड। कोन पेनिट्रेशन मेथड में जो होगा वो क्या होगा 30 सेकंड में जो होगा वो 25 mm पेनिट्रेशन जो होगा वो क्या होगा रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर उसके बाद प्लास्टिक लिमिट, मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन में 3 mm थ्रेड जो होता है वो कहते लिखा हुआ आता है, इसका मतलब वह जो उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका प्लास्टिक लिमिट ही होगा। नेक्स्ट सिंकेज लिमिट में जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो वो सिंकेज लिमिट हो जाएगा। प्लास्टिक इंडेक्स का फॉर्मूला लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट जो होगा वो होगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होगा वो क्या होगा, कभी भी आपका जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा। अगर इसकी वैल्यू जो होती है वो आपके पास ज़्यादा होती है और इनकी वैल्यू कम है तो नेगेटिव कभी नहीं आएगा, हमेशा जीरो जो होगा वो अपन रखेंगे। अब उसके बाद प्लास्टिक इंडेक्स की एक टेबल बनाई है हमने। प्लास्टिक इंडेक्स = 0 नॉन प्लास्टिक, तो वो कौन सी सोइल है, सैंड और ग्रेवल। 0 से 7 के बीच में लो प्लास्टिक, वो सिल्ट हो जाएगी। 7 से 17 के बीच में मीडियम प्लास्टिक, वो सिल्टी क्ले हो जाएगा। ग्रेटर देन 17 में हाई प्लास्टिक, तो वह जो होगा वो क्ले जो होगा वो हो जाएगा। ये टेबल जो होगा मीडियम प्लास्टिक की जो होती है वो काफ़ी बार पूछी गई है। यहाँ पर आप देखिए = जो होता है वो लगा हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट अपॉन IP। इसी तरह से लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन IP। और लास्ट में श्रिंकेज इंडेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट जो होगा वो होगा। और टफनेस इंडेक्स का फॉर्मूला जो होगा वो IP अपॉन IF जो होगा वो होगा। तो इस तरह से जो होता है वो कहते हैं अपन ने प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट और यहाँ पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स और इन डेफिनेशन को जो होता है वो कहते हैं देखा है। यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉइल में जो होगा वो क्या होगा, कितने टाइप की जो होती है वो कहते सॉइल होती है। अकॉर्डिंग टू ग्रेडेड क्लासिफिकेशन जो होगा वो क्या होगा, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग भी अगर हम देख सकते हैं। छोटी छोटी डेफिनेशन है जो जनरली हमें याद जो होती है वो होनी चाहिए।
फर्स्ट है यूनिफॉर्म सॉइल। क्या होती है यूनिफॉर्म सॉइल? ऑल पार्टिकल आर सेम साइज। जहाँ पर आपके पास सभी सॉइल के पार्टिकल जो होते हैं वो क्या सेम साइज के होते हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म सॉइल कहलाती है। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल जिसमें अप्रोक्सीमेटली सेम साइज जो होता है वो है, एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल सेम साइज के होंगे, अप्रोक्सीमेटली सेम साइज के अगर पार्टिकल जो होता है वो कहते अवेलेबल हैं तो वह जो होगी वो क्या कहलाएगी? आपके पास यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कहलाएगी। वेल ग्रेडेड सॉइल जिसमें सभी साइज के पार्टिकल अवेलेबल है, जिसमें आपके पास 4.75 mm भी है, 75 माइक्रोन भी है, सिल्ट भी है, क्ले भी है, ग्रेवल भी है, सैंड भी, सभी टाइप के पार्टिकल जो होता है वो कहते हैं अवेलेबल है, तो वो वेल ग्रेडेड सॉइल कहलाएगी। पुअरली ग्रेडेड सॉइल जो होगी जहाँ पर सभी साइज के पार्टिकल जो होंगे वो क्या होंगे? अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो हमारे पास पुअरली ग्रेडेड सॉइल जो होगी वो कहलाएगी। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास दो डेफिनेशन जो होती है वो इसमें जनरली आती है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जनरली यह फॉर्मूला जो होता है वो कहते हैं हमेशा पूछा जाता है, तो हमें यह याद रखना होगा। सबसे पहले आएगा कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा? D60/D10 जो होगा वो हो जाएगा। D60/D10 में जो होगा वो क्या, D10 जो होता है वो पूछा जाता है जनरली कि D10 जो होगा वो क्या होगा? D10 हमेशा क्या होता है? इफेक्टिव साइज जो होगा वो हो जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो होगा वो शो किसको करेगा? तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी आपका रेंज ऑफ पार्टिकल को जो होता है वो कहते शो करता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जो होता है वो किसको शो करता है? वह जो होता है वो कहता है आपका रेंज ऑफ पार्टिकल को जो होता है वो शो करेगा। फिर उसके बाद आगे हम देखें कि Cu शुड बी ग्रेटर देन 6, तो वो कौन सी सॉइल के लिए होता है? वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए। Cu शुड बी ग्रेटर देन ऑफ 4, वो ग्रेवल के लिए होगा। Cu जो होगा वो इक्वल टू 1, वो होगा हमारे पास यूनिफॉर्म सॉइल के लिए। और Cu इज नियरली इक्वल टू 1, नियरली इक्वल टू 1 होगा तो वो यूनिफॉर्मली और पुअरली ग्रेडेड सॉइल के लिए जो होता है वो हो सकता है। तो इस तरह से हमने जो होता है वो कहता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और सॉइल का थोड़ा क्लासिफिकेशन जो होता है वो डिस्कस किया है। आप इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10 जो होगा वो होगा। ये हमें क्या शो करता है? यह शो करेगा हमारे पास शेप ऑफ पार्टिकल। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होगा वो जनरली हमें शो करता है शेप ऑफ पार्टिकल को जो होगा वो शो करेगा। और फिर उसके बाद जो होगा वो क्या होगा? CC फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू जो होगी वो 1 से 3 के बीच में जो होगी वो होगी। वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए जो कंप्रेशन की जो वैल्यू होगी या सीसी की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 1 से 3 के बीच में जो होगी वो हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की लोड पर यूनिट एरिया एट विच द सॉइल सैंपल फेल इन द सिंपल कंप्रेशन स्ट्रेंथ जो होगा वो होगा। सॉइल सैंपल एरिया के जो होता है वो क्या होता है? फेल होने तक जो लोड लगाया जाता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? सिंपल यूनिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो कहलाती है। यूनिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को जनरली QU से डिनोट किया जाता है। तो QU इज इक्वल टू जो होता है 2 इंटू शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल जो होता है वो होता है। यह जो होता है वो कहते हैं शेयर स्ट्रेंथ का जो होता है वो क्या होगा? दुगना होगा। शेयर स्ट्रेंथ का दुगना जो होता है वो ये होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा सेंसिटिविटी ऑफ क्ले। सेंसिटिविटी ऑफ द क्ले का फॉर्मूला होता है QU अपॉन अनडिस्टर्ब अपॉन रीमोल्डेड जो होगा। रीमोल्डेड को अपन डिस्टर्ब सॉइल सैंपल भी जो होता है वो कहते हैं। तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब सॉइल डिवाइड बाय अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिस्टर्ब सॉइल। तो ये जो होता है वो आपके पास क्या कहलाएगा? सेंसिटिविटी कहलाएगा। सेंसिटिविटी की जो होती है वो कहते हैं एक टेबल होती है जिसके अकॉर्डिंग हम पता लगाते हैं कि सॉइल जो होगी वो क्या होगी? नॉर्मल सेंसिटिव है, क्विक सेंसिटिव जो होती है वो किस तरह की सेंसिटिवनेस जो होती है वो सॉइल की है। तो सबसे पहले आपके पास जो होता है यदि 1 से 4 के बीच में अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू आती है तो वो हमारे पास नॉर्मल सॉइल हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर 4 से 8 के बीच में वैल्यू आएगी तो वह जो होगी वो क्या हो जाएगी? हमारे पास सेंसिटिव सॉइल हो जाएगी। और अगर 8 से 15 के बीच में आती है तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव, और ग्रेटर देन 15 आएगी तो क्विक सेंसिटिव जो होगी वो हो जाएगी। तो इस तरह से इस नंबर के अकॉर्डिंग जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उस समय जो होगी वो क्या होगी? ये यदि वैल्यू हमारे पास 1 से 4 के बीच में आती है तो वो हमारे पास कौन सी सॉइल कहलाती है? नॉर्मल सेंसिटिव सॉइल जो होगी वो कहलाएगी। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आएगा एक्टिविटी ऑफ सॉइल जो होगा वो क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ द सॉइल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या था, प्लास्टिक इंडेक्स अपॉन परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल लेस देन 2 माइक्रोन। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होगा वो होगा डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल, परसेंटेज ऑफ क्ले पार्टिकल लेस देन 2 माइक्रोन जो होगा 2 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल जो होंगे वो आपके पास हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक्टिविटी की भी जो होगी वो क्या होगी, एक टेबल हम बनाएंगे। सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर उसके बाद एक्टिविटी, फिर उसके बाद एक्टिविटी की जो होती है वो क्या होती है आपके पास, कंडीशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो जनरली हम इस पे शो जो होगा वो क्या कर देंगे। तो कंडीशन जो होता है वो हम रख सकते हैं यहाँ पे, कंडीशन वैल्यू अगर हमारे पास जो होता है वो कहता है लेस देन 0.75 वैल्यू जो होती है वो आती है तो वो आपकी इनएक्टिव सॉइल जो होगी वो कहलाएगी। अगर 0.75 से 1.25 वैल्यू आती है तो वो आपकी नॉर्मल सॉइल कहलाती है, और ग्रेटर देन 1.25 आती है तो वो हमारे पास एक्टिव सॉइल जो होगी वो कहलाएगी। तो इस तरह से हम इस वैल्यू को जो होगा, वैल्यू के अकॉर्डिंग जो होगा वो एक्टिविटी को डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक छोटी सी डेफिनेशन है, डायलेटेंसी जो होगा वो क्या होगा, तो सॉइल का एक्सपेंशन होना ड्यू टू शियर के कारण, ठीक है। जब सॉइल पर आपके पास कांस्टेंट प्रेशर जो होता है बना हुआ है, सॉइल पे कांस्टेंट प्रेशर को रखते हुए सॉइल का जो होता है वो कहता है फैलना या एक्सपेंशन होना ड्यू टू शियर, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डायलेटेंसी जो होगा वो कहलाएगा। तो सॉइल का क्लासिफिकेशन सिस्टम और ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नई यूनिट परमेबिलिटी जो होता है वो शुरू करते हैं। आप जो होता है वो कहते हैं इतना कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास नया टॉपिक आएगा परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सीपेज ऑफ सॉइल फ्रॉम द इंटरकनेक्टेड वॉइड्स ऑफ सॉइल मास, ठीक है। मतलब सीपेज ऑफ वाटर फ्रॉम द इंटरकनेक्टेड वॉइड्स ऑफ सॉइल मास, सॉइल मास में से वाटर का जो होता है वो सीपेज होना, वो आपके पास क्या कहलाता है, परमेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। परमेबिलिटी में जो होता है वो कहते हैं एक लॉ जो होगा वो काम में आएगा जिसे हम डार्सी लॉ कहेंगे। डार्सी लॉ का फॉर्मूला हो जाएगा Q = KI है। Q जो होगा वो आपके पास क्या होगा, डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम इन ए सॉइल। फिर K जो होगा वो आपके पास परमेबिलिटी कोफिशिएंट, I हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो जाएगा, A जो होगा वो एरिया ऑफ सॉइल सैंपल जो होगा वो हो जाएगा। कई बार जो होता है वो क्या होता है, डार्सी लॉ का फॉर्मूला हमारे पास Q = KIA करके भी जो होता है वो पूछ सकता है, और मेनी टाइम्स जो होता है वो कहता है वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में ही पूछ सकते हैं। तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट अगर हम करते हैं, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट करेंगे तो हमारे पास प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो जो होगा वो परमेबिलिटी कोफिशिएंट K जो होगा वो हमारे पास आएगा। तो V = जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, KI जो होगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से हमें डार्सी लॉ का फॉर्मूला दोनों तरफ से जो होता है वो कहता है याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इधर चलते हैं लिमिटेशन ऑफ डार्सी लॉ। लिमिटेशन ऑफ डार्सी लॉ में क्या होनी चाहिए लिमिटेशन, सबसे पहले डार्सी लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होगा, कंप्लीटली सेचुरेटेड सॉइल के लिए। सेकंड होगा फ्लो जब आपका लेमिनार होना चाहिए, और थर्ड जो होगा फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। सॉइल जो होगी जो क्या कि अब आपकी फाइन ग्रेन होगी तभी जाके जो होगा वो क्या होगा, ये यूज होगा, बाकी आपका यूज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी कोफिशिएंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी कोफिशिएंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिखा है, फिर वैल्यू ऑफ के मतलब परमेबिलिटी कोफिशिएंट, वैल्यू ऑफ क्ले जहां पर जो होता है वो कहता है हम लिख देते हैं टाइप ऑफ सॉइल, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास वैल्यू ऑफ के और लास्ट में परमेबिलिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कोर्स सॉइल है तो उसकी वैल्यू 100 से 1 और हाई परमेबल कहलाएगी। फाइन ग्रेवल और सैंड है तो 1 से 10⁻², और वो मीडियम परमेबल कहलाएगी। सैंड सिल्ट एडमिक्सचर है तो वो 10⁻² से 10⁻4 होगी और वो लो सॉइल कहलाएगी। थर्ड आ जाएगा डेंस सिल्ट, तो डेंस सिल्ट में 10⁻4 से 10⁻6 हो जाएगा और वो वेरी लो कहलाएगी। 5th आ जाएगा होमोजीनियस क्ले, तो वो लेस देन 10⁻6 और नॉन परमेबल सॉइल जो होगी वो कहलाएगी। तो जनरली जो होता है वो कहता है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाई परमेबल क्ले और नॉन परमेबल क्ले जो होती है वो क्या होती है, तो हाई परमेबल, सबसे हाई परमेबल जो होती है वो क्या होती है, ग्रेवल होती है, और सबसे नॉन परमेबल जो होती है वो क्या होती है आपकी
क्ले जो होती है वो होती है। इस टेबल में से जो होता है वो कहते हैं वैल्यू हमसे पूछ सकता है, तो हमको ये टेबल जो होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल जो होगी वो टर्म्स होगी इन टर्म्स ऑफ परमेबिलिटी कोफिशिएंट। ठीक है, इतना जो होता है वो आप कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास होगा मेथड टू डिटरमाइन परमेबिलिटी कोफिशिएंट। परमेबिलिटी कोफिशिएंट को जो होता है वो कहते हैं फाइंड करने के मेथड जो होंगे वो क्या होंगे। तो जब भी अपन परमेबिलिटी कोफिशिएंट की बात करते हैं तो परमेबिलिटी कोफिशिएंट के मेथड को 3 भागों में जो होता है वो अपन क्लासिफाइड कर देते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले आएगा लेबोरेटरी मेथड, फिर आएगा फील्ड मेथड, फिर उसके बाद आएगा इनडायरेक्ट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर लेबोरेटरी मेथड की बात करें तो लेबोरेटरी मेथड 2 टाइप के होते हैं, कांस्टेंट हेड और फॉलिंग हेड। कांस्टेंट हेड मेथड जो होता है कौन सी सॉइल के लिए, नॉन कोहेसिव सॉइल के लिए, और ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। फॉलिंग हेड मेथड जो होगा वो क्या होगा, कोहेसिव सॉइल के लिए क्या देता है, और ये इसका फॉर्मूला जो होगा वो आपके पास हो जाएगा। तो हमको ये याद रखना है कि कांस्टेंट हेड जो होता है वो कहता है कौन सी सॉइल के लिए, और ये और इन दोनों के फॉर्मूले हमको ध्यान रखना है। Q जो होगा डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम, L लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, A एरिया ऑफ सॉइल सैंपल, और H जो होगा वो हेड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आए तो A स्मॉल a जो होगा वो एरिया ऑफ ब्यूरेट हो जाएगा, L हमारे पास लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल है, A आपके पास एरिया ऑफ सॉइल सैंपल है, T जो होगा वो टाइम हो जाएगा, और H1 है तो H2 हेड हो जाएगा। फील्ड मेथड में जो होगा पंपिंग आउट और पंपिंग इन मेथड, इसमें से ये ध्यान रखना है बेस्ट कौन सा है, तो पंपिंग आउट मेथड जो होगा वो बेस्ट होगा। नेक्स्ट होगा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में जो होगा वो क्या 3 टाइप के मेथड जनरली आ जाएंगे, एलन हेजन मेथड, कोजनी-कार्मन इक्वेशन, और कंसोलिडेशन मेथड जो होगा वो होगा एलन हेजन मेथड का फॉर्मूला K इजिकल टू D10 स्क्वायर जो होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एलन हेजन का, K इजिकल टू CD10 स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा। यहाँ पर C की वैल्यू अगर 1 है तो D10 किस में होगा, mm में। C की वैल्यू अगर 100 है तो D10 आपका सेंटीमीटर में जो होगा वो आपके पास हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा कोजनी-कार्मन इक्वेशन। कोजनी-कार्मन इक्वेशन K इजिकल टू CD स्क्वायर, गामा अपॉन म्यू, और गामा अपॉन म्यू जो होगा ये हो जाएगा गामा अपॉन म्यू ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई जो होगा, गामा हमारे पास यूनिट वेट है, म्यू हमारे पास विस्कोसिटी हो जाएगी, ई वॉइड रेशियो हो जाएगा। कंसोलिडेशन मेथड जो होता है K इजिकल टू MV CV गामा W आपके पास यूनिट वेट, MV जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा, और CV जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 टाइप के मेथड जो होंगे जो आपके परमेबिलिटी कोफिशिएंट को फाइंड करने के लिए जो होता है वो काम में आते हैं, लेबोरेटरी मेथड, फील्ड मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इन तीनों मेथड को जो होता है वो कहता हम देख चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो होता है कि परमेबिलिटी कोफिशिएंट इन फॉर स्ट्रेटिफाइड सॉइल। स्ट्रेटिफाइड सॉइल का मतलब होता है कि लेयर टू लेयर अगर आपके पास सॉइल है तो उसमें आपके पास परमेबिलिटी कोफिशिएंट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो परमेबिलिटी कोफिशिएंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें तो K1Z1 प्लस K2Z2 प्लस K3Z3 अपॉन Z हो जाएगा। यहाँ पर K1 K2 K3 जो होगा वो आपके पास परमेबिलिटी कोफिशिएंट है, और Z1 Z2 Z3 जो होगा वो थिकनेस ऑफ द स्ट्रेटिफाइड सॉइल लेयर जो होगा वो हो जाएगा। सेकंड अगर हम बात करें परमेबिलिटी कोफिशिएंट इन वर्टिकल डायरेक्शन तो KV इजिकल टू जो होगा वो क्या होगा Z अपॉन Z1 अपॉन K1 प्लस Z2 अपॉन K2 डैश डैश तक ZN अपॉन KN जो होगा वो हो जाएगा। इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास, हमेशा आपके पास जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफाइड सॉइल का जो परमेबिलिटी कोफिशिएंट होगा वो हमेशा वर्टिकल से जो होगा वो ज़्यादा होगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जनरली पूछी जाती है। आप इतना कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो हम देखिए फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी कोफिशिएंट। फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो फैक्टर अफेक्टिंग परमेबिलिटी कोफिशिएंट में हमको ये फॉर्मूला जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। परमेबिलिटी कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, किन किन फैक्टर पर जो होगा वो डिपेंड करता है। अगर हमको ये फॉर्मूला जो होता है वो कहते हैं याद है तो हम सभी चीज़ों को जो होता है वो कर सकते हैं। जैसे देखिए K इजिकल टू CD10 स्क्वायर गामा W अपॉन म्यू ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई जो होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पार्टिकल साइज जो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल है D10 स्क्वायर, तो K इज प्रोपोर्शनल टू D10 स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा। फिर उसके बाद
नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है आपके पास, K इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर हो जाएगा, K इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। गामा W देखे तो K इज प्रोपोर्शनल टू गामा W, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ। अब स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल जो होता है वो कहता है हमेशा फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर का जो होता है, फ्लोकुलेटेड सॉइल जो होती है उसकी परमेबिलिटी जो होती है वो हमेशा डिस्पर्स स्ट्रक्चर की परमेबिलिटी से जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। फिर सेचुरेटेड कंडीशन अगर हम देखें तो सबसे पहले सेचुरेटेड सॉइल आ जाएगी, फिर पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल आ जाएगी, फिर उसके बाद ड्राई सॉइल आ जाएगी। तो सबसे पहले सेचुरेटेड कंडीशन जो होगी वो जो सेचुरेटेड सॉइल होगी उसकी परमेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद पार्शियली सेचुरेटेड और फिर उसके बाद ड्राई सॉइल। फिर उसके बाद अगर हम करें कि इम्प्यूरिटीज़ जो होती है, इम्प्यूरिटीज़ इन फ्लोइंग फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है, जितनी ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ जो होगी वो होगी उसकी परमेबिलिटी उतनी ही कम होगी, जितनी ज़्यादा इम्प्यूरिटी होगी उसकी परमेबिलिटी जो होगी वो उतनी ही कम जो होगी वो होगी। फिर अगर टेम्परेचर की बात करें तो परमेबिलिटी कोफिशिएंट हमेशा इन प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जो होगा वो होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को जो होगा वो इंक्रीज करेंगे तो परमेबिलिटी कोफिशिएंट भी जो होगा वो आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात जो होता है वो अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर यूनिट वेट जो होगा वो हमेशा जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो यूनिट वेट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कम डिक्रीज होगा, मतलब यूनिट वेट की वैल्यू लेस डिक्रीज होगी, जबकि आपकी विस्कोसिटी जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। ये दोनों जो होता है वो फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर आपको यूनिट वेट और विस्कोसिटी का पूछे तो यूनिट वेट जो होता है वो कहते हैं लेस डिक्रीज होता है, बट आपकी जो विस्कोसिटी होती है वो बहुत तेजी से डिक्रीज जो होता है वो होना शुरू हो जाती है। तो हमको परमेबिलिटी कोफिशिएंट में जो होता है वो कहता है आपको ये फॉर्मूला जो होगा वो हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा, दो डेफिनेशन परमेबिलिटी में जो होती है वो कहती और होती है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H/L। H जो होगा वो क्या होगा, टोटल हेड ऑफ वाटर। टोटल हेड ऑफ वाटर जो होगा वो किस में आएगा, हमारे पास H में आएगा। L जो होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल जो होगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास होगा सीपेज वेलोसिटी या फिर एक्चुअल वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो कहता है हमारे पास V/N है। V जो होगी वो क्या होगी, फ्लो वेलोसिटी हो जाएगी, और नेक्स्ट हमारे पास N जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, पोरोसिटी जो होगी वो हो जाएगी। इतना जो होता है वो आप कर लीजिए। नेक्स्ट जो आएगा वो हमारे पास आएगा कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन जो होता है वो जनरली क्या होता है, किसी भी सॉइल मास में से जो होता है वो कहते हैं उसके एयर वॉइड्स को रिड्यूस करना। सॉइल मास में से एयर वॉइड्स जो होते हैं वो कहते हैं जब रिड्यूस कर दिए जाते हैं तब वो क्या कहलाती है, वो चीज़ कहलाती है आपके कॉम्पैक्शन जो होती है वो कहलाती है। फिर कॉम्पैक्शन के बारे में जो होता है वो कहते हैं आगे अगर हम देखें तो यह जो होता है वो कहते हैं एक तरह का शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, और सेकंड जो होता है इसमें डायनेमिक और काइनेमेटिक लोड जो होता है वो कहते हैं अप्लाई किया जाता है। क्या है ये, शॉर्ट टर्म प्रोसेस जो होता है वो होता है, और इसमें डायनेमिक व काइनेमेटिक लोड जो होता है वो अप्लाई किया जाता है। फिर उसके बाद ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो क्या होता है, हम वाई एक्सिस पर जो होता है वो कहते हैं ड्राई डेंसिटी ड्रॉ करेंगे, और एक्स एक्सिस पर जो होगा वो हम मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो ड्रॉ करते हैं। तो मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पर जैसे हम सॉइल में जो होता है वो कहते हैं वाटर ऐड करते जाते हैं तो उसकी ड्राई डेंसिटी जो होती है वो कहते हैं इंक्रीज होती जाती है। तो एक मैक्सिमम पॉइंट जो होता है वो कहते हैं जहाँ पर आता है जहाँ पर आपकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो होती है वो अचीव होती है, वही चीज़ आपकी क्या कहलाती है, OMC। अगर हम इस पॉइंट की जो होता है वो कहते हैं बात करें तो ये पॉइंट जो होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होगा वो कहलाएगा। क्योंकि अगर इस पॉइंट के बाद भी अगर सॉइल में आप वाटर जो होता है वो ऐड करते रहते हो, इस पॉइंट के बाद भी अगर हम सॉइल में वाटर ऐड करते रहते हैं तो उसके बाद क्या होती है, सॉइल की डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होना जो होती है वो शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होगा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो होगा वो ग्राफ किसके किसके बीच में बनेगा, ड्राई डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट जो होगा वो आपके पास एक्स एक्सिस पर होगा, और ड्राई डेंसिटी जो होगी वो आपके पास वाई एक्सिस पर होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉम्पैक्शन के जो होता है वो दो मेथड जनरली यूज किए जाते हैं। लेबोरेटरी कॉम्पैक्शन मेथड जो होते हैं वो दो होते हैं, एक तो होता है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट और एक होता है मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। इस तरह से जो होता है वो कहता है दो मेथड जो होता है वो जनरली होते हैं, एक होता है अपना स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, मॉडिफाइड SPT और MPT जिसे हम कहते हैं।
अब इसमें हमने डिस्क्रिप्शन दिया है, वेट ऑफ हैमर स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का 2.49, एमपीटी का 4.54, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड दोनों का एक जैसा ही होगा। फॉलिंग हाइट ऑफ हैमर 30.48 सेंटीमीटर और इसकी जो होगी 45.72 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ ब्लोज जो होंगे वो दोनों में 25 ही होंगे। नंबर ऑफ लेयर जो होगी वो एसपीटी में 3 होगी और एमपीटी में जो होगी वो 5 होगी। इंटरनल डाया ऑफ मोल्ड जो होगा वो एसपीटी में 10.15 सेंटीमीटर होगा, जबकि एमपीटी में भी वही होगा। हाइट ऑफ मोल्ड भी दोनों में एक जैसी होगी। जनरली हमारे पास लेयर के क्वेश्चन और वेट ऑफ हैमर के क्वेश्चन जो होता है वो कभी पूछे जाते हैं, तो ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को अगर हम साथ में जो होता है वो याद करते हैं तो हमारे पास बेनिफिशियल रहता है। तो ये लेबोरेटरी मेथड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होगा फील्ड कॉम्पेक्शन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन मेथड देखे, अब हम देखेंगे फील्ड कॉम्पेक्शन मेथड। फील्ड कॉम्पेक्शन मेथड में जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर टाइप्स ऑफ रोलर, टाइप्स ऑफ सॉइल और वर्क जो होता है वो है। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम रेमर और टेम्पर की बात करें तो वो सभी सॉइल के लिए जो होगा वो यूज़ किया जाएगा। और कहाँ पर यूज़ होगा, नेरो प्लेसेस में, छोटे प्लेसेस में जो होगा वो यूज़ होगा। सेकंड आएगा स्मूथ व्हील रोलर। स्मूथ व्हील रोलर जो होगा वो क्या होगा, सभी रॉक, ग्रेवल और सैंड के लिए यूज़ होगा और रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाएगा। शिप फुट रोलर क्ले और कोहेसिव सॉइल के लिए यूज़ होगा इन केस ऑफ डैम में। फिर वाइब्रेटरी रोलर सैंड के लिए यूज़ होगा ऑयल स्टोरेज टैंक में। पेन्यूमेटिक टाइप रोलर जो होगा वो सभी के लिए यूज़ होगा और बेस और सब बेस ऑफ रोड के लिए जो होगा वो यूज़ होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेबोरेटरी मेथड देखे थे, ये आपके जो होता है वो कहते हैं फील्ड मेथड जो होंगे वो होंगे। नेक्स्ट हम देखें तो फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पेक्शन में, फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पेक्शन जो होगा वाटर कंटेंट जो होगा वो सेम रिलेट करेगा ओएमसी से। ओएमसी में हमने क्या देखा था कि जैसे जैसे हम वाटर जो होता है वो कहते हैं ऐड करते जाते हैं तो ड्राई डेंसिटी जो होती है वो कहते बढ़ती जाती है, एक पॉइंट तक आने तक बढ़ती है, फिर उसके बाद क्या होती है वापस डिक्रीज जो होती है वो होती जाती है। कॉम्पेक्शन एफर्ट, जितना आप मैक्सिमम कॉम्पेक्शन करेंगे कि तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी उतनी ही जल्दी जो होगी वो आपको प्राप्त होगी। किसी सॉइल को जो होगा जितना आप कॉम्पैक्ट करेंगे उतनी उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जल्दी आपको अचीव हो। थर्ड होगा टाइप ऑफ सॉइल, कोर्स सॉइल। कोर्स सॉइल या वेल ग्रेडेड सॉइल जो होती है वो होती है कोर्स या वेल ग्रेडेड सॉइल जो होगी, कोर्स या वेल ग्रेडेड सॉइल में का जो होगी ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होगी कि मिनिमम कॉम्पेक्शन पे ही आपकी ड्राई डेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम अचीव हो जाएगी। मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन, लेबोरेटरी कॉम्पेक्शन डेंसिटी हमेशा फील्ड कॉम्पेक्शन डेंसिटी से जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद एक आती है जीरो एयर वॉइड लाइन। इसका जो होता है वो कहता है ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है, जी गामा डब्ल्यू 1 - Na/1 + WG। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में जो होता है वो कहता है टाइप ऑफ सॉइल, जैसे यूनिफॉर्म सॉइल, कोर्स ग्रेडिएंट को डिस्कस किया है, परमेबिलिटी को डिस्कस किया है, सेंसिटिविटी, एक्टिविटी, छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं वो कहते हैं उनको डिस्कस किया है। परमेबिलिटी और कॉम्पेक्शन यूनिट को जो होता है वो कहते हैं पूरा डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास जो आपकी पार्ट 3 जो मैराथन क्लास हम रखेंगे उसमें कंसोलिडेशन, अर्थ प्रेशर, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप और स्टेबलाइजेशन जो होगा वो रखेंगे, जिससे कि हमारे पास AN का जो होगा वो कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, थैंक यू।